جی سر، बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और आज एक मरतबा फिर मैं हाजिर हूँ जनाब डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर की खिदमत में इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप इतना अहम काम कर रहे हैं और आपने मुझे ये मौका दिया आपसे कुछ गुफ्तगू करने का। बहुत प्लीज़। शुक्रिया सर। जो सवाल है सर वो वैसे तो अमूमी है, लेकिन चूंकि आपके यहाँ ये जो है वो अभी हम देख रहे हैं, ये जो मज़हर है इसको ज़हूर पजीर होते हुए, तो इस वजह से ख़ास तौर पे आपसे फिर ये सवाल बनता है। आप अपने तनाजुर में भी और एक अमूमी जो जनरल तामीम के साथ उसका तनाजुर है उसमें भी आप इस बारे में फरमाइए कि जब हम कोई मौजू सोचते हैं या कोई बात हमारे जहन में कोई नुक्ता आता है, तो उसका जो पैराया है इजहार का, उसके इंतखाब के बाद उसका जो एक्सप्रेशन है वो बदल जाता है। मसलन एक ही मौजू पर आप गजल का शेर लिखें तो उसका पैराया और होगा, अगर आप नज्म लिखते हैं तो और होगा, उसी मौजू पर अगर आप कॉलम लिखें, उसी मौजू पर आप मजमून लिखें, तो सब की शक्लें और सब में जो इजहार का पैराया है वो मुख्तलिफ होगा। तो अब आपने चूंकि तनकीद लिखी, एक मुद्दत से आप लिख रहे हैं, और अब आके आपने अफसाना जो है उसको तवातुर के साथ लिखना शुरू किया है, जो फिक्शन की एक शक्ल है। तो जाहिर है बातें जो इंसान की हैं, जो सवालात हैं, वो तो अमूमी तौर पर वही होते हैं जो हैं इंसान के। तो आपसे तख्लीकी जो एक प्रोसेस है उसके तनाजुर में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक ही मौजू या एक ही बात या एक ही नुक्ता जो है, जब आप उसे तनकीद में बयान करते हैं उसमें, और उसे अगर आप फिक्शन में बयान करते हैं, तो इसमें तकनीकी सतह पर या फलसफियाना सतह पर या तख्लीकी सतह पर फ़र्क क्या होता है? हाँ, बहुत शुक्रिया आबिद साहब। अ, ये इस सवाल को कई जावियों से देखा जा सकता है। मेरे अपने ज़ाती जाविये से भी और एक अमूमी जाविये से भी, और ख़ुद उर्दू अदब में कुछ मिसालों के हवाले से भी है कि एक आदमी अगर तनकीद लिखता है और उसके बाद वो किसी दूसरी सिर्फ में इजहार करना शुरू करता है, तो आम तौर पर ये राय कायम होती है कि जनाब, जो इसका पहला इजहार था वो इसके दूसरे इजहार पर गालिब आ रहा है। ये परसेप्शन का मसला है। ये उतना उस उन दोनों का बाकायदा मुतवाज़ी मुताला करके हासिल किया गया नतीजा नहीं है। ये ज़्यादा परसेप्शन का मसला है कि आमतौर पर ऐसा समझा जाता है, ये तसव्वुर कर लिया जाता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी है, आदमी तो एक ही लिखने वाला है, उसके पास एक ही कलम है, वही जुबान है, उसी में लिखेगा। लेकिन मेरे ख्याल है आदमी के अंदर की जो दुनिया है वो इतनी ज्यादा वो सुल्तान बाहु ने तो कहा, दिल दरविया समंदर ढूंढे कौन दिल आंधियां जाने हो। तो वो आदमी के अंदर तो बहुत कुछ है। जिंदगी में एक बहुत आदमी सारे किरदार बुनियादी निभा रहा होता है ना सर। जिंदगी में भी तो बहुत सारे बुनियादी बात। किरदार बैक वक्त निभा रहा जी होता है। जी। जी जी। बुनियादी अब सवाल ये है कि एक आदमी जो तनकीद लिख रहा है उसने कुछ इजहार का दूसरा इजहार के लिए दूसरी सिन्फ या इजहार के लिए दूसरा मैदान क्यों मुंतखब किया, क्या उसको पड़ी थी, क्या मतलब इस सवाल को बहुत संजीदगी से, अगर आप अदब एक हमारा जो अदबी मुआशरा है अगर वो संजीदा है इन चीज़ों को समझने में, तो संजीदगी से इस सवाल पे बहस करनी चाहिए कि उसको ये लिखने की जरूरत क्यों पेश आई, क्या उसके था। तो कुछ तो एक ये कि आप उन दोनों का मुताला करके नतीजा अखज़ करें, और दूसरा ये कि खुद उनसे पूछें कि आपको क्या मजबूरी पेश आई थी कि आपने ये लिखना शुरू किया। तो मेरा ख्याल है ये अदबी मुआशरे को इस बात पे संजीदगी से गौर करना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक आदमी एक तवील मुद्दत तक एक खास मैदान में अपना इजहार करता रहे, अब वो उसने एक दूसरा मैदान मुंतखब किया है, तो उसका सबब क्या है। क्या उसका सबब कोई खारजी है या दाखिली है। यानी खारजी सबब से मुराद ये कि क्या वो अपनी एक नई शनाख्त चाहता है, क्या वो अपनी पहली शनाख्त से अदम मुतमैन था और ये अपनी एक नई अदबी शनाख्त चाहता है। एक तो ये खारजी सबब ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है, और इसके अलावा भी खारजी सबब हो सकते हैं कि कौन से फवायद थे शायद जो वो तनकीद से या हासिल नहीं कर सकता, दूसरी तरह से हासिल करना चाहता है। कौन सी जो स्पेसेस हैं जहाँ वो उसकी पहले रसाई नहीं थी अब वहाँ जाना चाहता है। कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन एक दाखिली सबब की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए कि उसके अंदर क्या ऐसा चल रहा था, क्या उसके अंदर
आदमी एक अंदर का सफर भी करता है, अंदर के सफर में वो किस मंजिल पर पहुंचा था कि अब उसे एक लगा कि मुझे इसके मुतवाजी, उसकी जगह नहीं, उसके मुतवाजी एक और इजहार का पैराया मुंतखब करना चाहिए। तो एक मतलब इस सवाल को इस तरह भी देखना चाहिए कि उसने क्यों लिखना शुरू किया। अब मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल सामने रखें तो फारूकी साहब जो थे, शमसुर रहमान फारूकी साहब, इसकी एक समझने के लिए अहम मिसाल है कि वो शुरू में शायरी लिखते थे, शायरी की कई किताबें उनकी आई और साथ तनकीद भी लिखते रहे, लेकिन फिर एकदम उन्होंने ये वैसे आपने अच्छा अफसाने कहा, लिखने, ये आपने अच्छा कहा कि वो शायरी लिखते थे। मतलब चले शायरी करते थे वो, नहीं। मतलब कई, हाँ जी। जी। तो मतलब शेर कहते थे, वो ज़ाहिर है शेर शनास भी वो अव्वल दर्जे के हैं, लेकिन ज़ाहिर है शायरी में शायद वो उस तरह एक कमाल हासिल नहीं कर सके जिस तरह उन्होंने शायरी की तफहीम में हासिल किया। जी। तो और उसके बाद उन्होंने अफसाने लिखे, गालिब अफसाना पहला लिखा और उसके बाद फिर अफसाने मुकम्मल किया, फिर उसके बाद नावल लिखा। अब आप उनके दोनों नावल पढ़ें, कई चांद थे सरे आसमां और कब्जे जमा, और उनके अफसाने भी पढ़ें, तो आपको लगेगा कि उनके पीछे एक नकाद मौजूद है। लेकिन नकाद की मौजूदगी का क्या ये थोड़ी मतलब है कि वो एक कोई यानी एक खौफनाक चीज मौजूद है जिसको हटा देना चाहिए। ये नकाद मौजूद किन मानी में है कि उसने बतौर नकाद अदब की जिस तारीख का मुताला किया, अदब के जिन मतून का मुताला किया, उससे एक बुनियादी मवाद अखज किया, हासिल किया, और उसको एक दूसरे फिक्शन के मैदान में तख्लीकी अंदाज में इस्तेमाल किया। तो उनकी जो तनकीद थी वो उनके फिक्शन की सबसे बड़ी कुव्वत बनी। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने दास्तान, उन्होंने खास तौर पर शेर शोर अंगेज पे काम ना किया होता, मीर की शेरियात पर, क्लासिक की शेरियात पे काम ना किया होता, और उस शेरियात पे काम करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान, खासतौर पर अहद वस्ता का हिंदुस्तान या हिंद मुस्लिम तहजीब का बहुत गहराई से मुताला ना किया होता उस तारीख का, तो वो कभी भी कई चांद सरे आसमान ना लिख सकते। तो उनकी तनकीद ने उनके फिक्शन को बहुत कुव्वत फराहम की। तो तनकीद उनके रास्ते का रुकावट नहीं बनी। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने फिक्शन की तरफ इसलिए है कि उन्हें लगेगा कि मेरे तनकीद लिखते हुए मेरे पास बहुत सी ऐसी चीजें जमा हो गई हैं, और वो एक तरह से अपना इजहार एक दूसरे पैराए में चाहती हैं। तो उनकी तनकीद ने उनके फिक्शन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उनकी एक बुनियादी कुव्वत बनी है। तो ये मतलब ये समझना हर दफा कि तनकीद कोई तख्लीक के, और उसके असल में हमारे यहाँ इस बाइनरी को तोड़ने की बहुत जरूरत है। मैं पहले भी कई जगह ये कह चुका हूँ कि तनकीद और तख्लीक एक दूसरे से मुख्तलिफ अमल है, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं, लेकिन ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली सरगर्मियां हैं। ये एक दूसरे को रद्द करने वाली या एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आने वाली सरगर्मियां नहीं है। तनकीद तख्लीक की दुश्मन नहीं है, और जो तख्लीक है वो तनकीद के को ऐसा नहीं कि उनको कोई हम वही पुराना कोई इस्तिआरा इस्तेमाल करें कि वो तनकीद को शिकस्त देने वाली चीज़ है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमने इन दोनों को इतना एक दूसरे का मुख्तलिफ समझा है। अब देखें, दो चीज़ें मुख्तलिफ हों तो हमारा उनके बारे में परसेप्शन कई तरह के हो सकते हैं। एक परसेप्शन ये कि चूंकि मुख्तलिफ है लिहाजा ये लड़ेंगे। एक ये कि चूंकि मुख्तलिफ है तो इनके दरमियान कोई चीज़ें मुश्तरक भी होंगी और एक दूसरे की मदद भी कर लेंगी। यानी मुख्तलिफ चीज़ों में ताउन भी हो सकता है और मुख्तलिफ चीज़ों में जंग भी हो सकती है। यानी कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि तनकीद और तख्लीक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर एक तख्लीक कार है और उसके पास बड़ा अच्छा तनकीदी शऊर है, जो उसने दुनिया भर का अदब और अपने अदब की रिवायत का मुताला करके तनकीदी शऊर, उसकी तख्लीक को वो बहुत मदद देता है। इसी तरह वो नकाद जिसने तनकीद बहुत लिखी है, बहुत पढ़ी है, अगर वो तख्लीकी मैदान में आएगा तो वो उसका जो तनकीदी शऊर डेवलप हुआ है वो उसको तख्लीक में मदद देगा। ये समझना कि एक नकाद वही जो कुछ तनकीद में लिख रहा उसको बाअंदाज दीगा तख्लीक में लिख रहा है, मैंने पहले भी कहा ये परसेप्शन का मसला है, ये हकीकी मसला नहीं है। कोई भी नकाद अगर है तो इतना बेवकूफ या इतना अहमक नहीं हो सकता कि वो किसको बेवकूफ बनाएगा। हाँ। मतलब ये तो एक बेवकूफ बनाने वाली बात है, वो कह के मतलब कोई बेवकूफ नहीं बना सकते आप, अदबी मुआशरे को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप एक शख्स को बना सकते हैं लेकिन एक अदबी मुआशरे को आप नहीं धोखा दे सकते। एक अदबी मुआशरे के लिए कोई इल्तबास या इल्यूजन नहीं बना सकते, पैदा कर सकते। तो उसके पास इसका मतलब ये कि कई ऐसी चीजें हैं या उसके अंदर एक हकीकी इस्तराब मौजूद है जो वो अफसाने या फिक्शन में अपना इजहार करना चाहता है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वो फिक्शन अ, उसी मौजू पे नहीं लिखा जाता जिस मौजू पे तनकीद लिखी गई है। हाँ,
तनकीदी शऊर, तनकीदी तस्वुरात या तनकीद का जो अदब को समझने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं फिक्शन को लिखने में मदद देता है। अभी मेरा मजमूआ आया है अब मेरे पांचों अफसानों का, तो उसमें मैंने एक लंबी तहरीर लिखी है कि मेरी कहानी की जुबान, मेरी कहानी की कहानी मेरी जुबानी। उसमें मैंने इस सवाल का तफसील से जवाब दिया कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि मैं, मेरी जो तनकीद है वो मेरे अफसान फिक्शन पे बहुत असरअंदाज हुई है। अब वो, मैं कहता हूँ वो जरा पढ़े तो सही, कहाँ असरअंदाज हुई है। कुछ चीजें ममासिल उनको नजर आ सकती हैं, कुछ चीजें, लेकिन वो मवासल कौन से हैं? मिसाल के तौर पर मैं, जो मैं अपने यानी अपने अफसानों का जब इस तरह मैंने मुताला किया, तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ फिक्शन लिखते हुए सबसे ज्यादा मोहतात रहा हूँ फिक्शन की जुबान के मामले में, किरदार निगारी में, और उसके अलावा मुकालमा निगारी में। आपको कोई जुमले जायद नहीं मिलेंगे, कोई लफ्ज एक जायद नहीं मिलेगा, और उसका जो पूरा एक प्लाट की कंस्ट्रक्शन होगी वो बहुत एहतियात से की होगी। यानी एक एहतियात, एक जिम्मेदारी का जो उनसर है, वो तो मैंने तनकीद से लिया है, वो उसमें आपको दिखाई देगा। और लेकिन ये कहना कि वो उसमें जो कहानी है, अच्छा अब कहानी का मामला भी वो लोग कहते हैं कि जनाब वो इसमें ख्यालात ज्यादा हैं और ख्यालात कहानी बनते हैं। अब देखें, फिक्शन लिखने के बहुत से तरीके हैं। अब मैं इस जमाने में, किसी सदी में, प्रेमचंद की तरह उस तरह की कहानी नहीं लिख सकता, डाइजेस्ट की तरह कहानी लिखना मुझे लगता है कि ये वक्त का ज़ाया है। मैंने उसमें काफ़ी मौजूद जेर बहस लाए हैं कि मेरे नज़दीक फिक्शन लिखना एंटरटेनमेंट भी नहीं है। बाज का आप एक ऐसी कहानी लिखते हैं जिसमें तजस्सुस होता है, आगे क्या आगे क्या, तो वो एक एंटरटेनमेंट की चीज़ होती है। एंटरटेनमेंट एक कैपिटलिज्म की एक ज़रूरत है। हम अदब जो होता है ये एंटरटेनमेंट से बहुत आगे की चीज़ है। ये एक इंसानी तहजीब की सबसे बड़ी याफ्त है। उसको आप एंटरटेनमेंट की सतह पे, निचली सतह पे नहीं ला सकते। तो उसमें अब जिस आदमी ने बोर्खेस, काफका, इतालो काल्विनो और मार्कीज और इस तरह के बड़े लोगों को जिसने पढ़ा है, जो फिक्शन के बड़े नाम है इनको, मतलब या अफ्रीकी बात बड़े राइटर्स को पढ़ा है, लेकिन लातीनी अमेरिकी और अफ्रीकी राइटर्स ने जिस, और उनका तजर्बात हमारी तरह तजर्बात है, उनका भी कॉलोनियल एक्सपीरियंस है। मेरे फिक्शन के पीछे भी जो कॉलोनियल बैगेज है वो बहुत ज्यादा एक नजर आता है। अभी जो मेरी किताब है जब तक है जमीन, उसका पहला अफसाना ये है कि एक आदमी सुबह उठता है, वो अपनी जुबान भूल जाता है, और उसके जुबान भूलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अंग्रेजी को इतना उसने सवार किया हुआ है कि वो पहले अपनी जुबान जो जांगली है उसको भूलता है, साथ एक स्पेनिश जुबान सीखता है उसको भूलता है, फिर सारी की सारी उसका पूरे का पूरा जुबान का जो सारा एक निज़ाम है वो मुअत्तल हो जाता है। अब जुबान भूलने के बाद उसकी हालत क्या होती है, वो कितनी बेबसी में होता है, ये क्या चीज, वो सारी पेचीदगी को उस कहानी के पैरा में लिखा गया है। अब मसलन बोरखेस है, बोरखेस से तो कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि भाई आपके जो अफसाने होते हैं, इन अफसानों में तो मजमून भी आ जाता है, इतनी लंबी लंबी फिलोसफिकल बहसें आ जाती हैं, पूरी की पूरी तारीख आ जाती है। इसलिए कि वो फिक्शन लिखने का कोई एक तरीका नहीं है हमारे यहाँ। जो मुझे बिल्कुल आपके जरिए मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अब तक हमारा जो फिक्शन का कार्य है, वो ये समझता है कि कहानी बस एक लीनियर वाकयात का सिलसिला, एक वाकया, दूसरा वाकया, तीसरा वाकया, आप लिखते चले जाएं। लेकिन वो एक 20वीं सदी के अवाइल में तो ये सब चल सकता था, ये आज भी डाइजेस्टो में चलता है। लेकिन जब आप फिक्शन कहते हैं, फिक्शन की वो रिवायत जिसमें आपको मंटो के बाद इंतजार हुसैन नजर आते हैं, इंतजार साहब का अगर आप अफसाना पढ़ें तो आपको उसमें मंटो की तरह की वो कहानी की डेवलपमेंट नजर नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इंतजार साहब का जो एक पार्टीशन का एक तजर्बा था, मंटो का भी था लेकिन मंटो ने फौरन लिखा, लेकिन इंतजार साहब ने पार्टीशन के बाद का जो पोस्ट पार्टीशन का एक था, डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन, आइडेंटिटी का क्वेश्चन, और उनको उन्होंने इतने तरीकों से और इतने पुरानी तहजीब को एक्सप्लोर करके उसमें बयान किया, वो आम कारी उसको आज भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो अदब का एक तरबियत याफ्ता कारी है, वो आज भी उसको एक बहुत बड़ा समझता है कि उस फिक्शन के उस एक अफसाने के जरिए वो सिर्फ एक जमालियाती सतह पर एक नहीं उठाता, क्योंकि उसकी जुबान ऐसी है, उसका बाकी कहानी बयान करने का तरीका ऐसा है, कहानी को नरेशन उसकी ऐसी है, डिस्क्रिप्शन बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसके साथ बहुत से बड़े बड़े जो सवालात अपने जमाने के वो भी आते हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी में इंतजार साहब की तरह भी नहीं लिखा जा सकता। तो अब इस जिस सदी में हम मौजूद हैं, उस जमाने की अपनी पेचीदगियां हैं। और वो पेचीदगी क्या होती है, मैं कोई इसको फलसफियाना तौर पर नहीं बयान कर रहा, मैं बतौर इंसान जो इस 21वीं सदी में रहता हूँ, तो वो सारी पेचीदगी मेरे अंदर मौजूद है। या, मैं थोड़ी है कि मैं कहीं वो मेरी यानी वो पैदा पेचीदगी मैं, करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से मौजूद है। पहले से मौजूद है, और वो खुद ब खुद अपना इजहार करती है। तो मुझे तो उसको सिर्फ
आर्टिस्टिक सतह पे देखना है कि वो इजहार आर्टिस्टिक सतह पे है कि नहीं, अपनी जुबान की सतह पर, अपनी उसकी जो डिस्क्रिप्शन और नरेशन है उसकी सतह पर वो है या नहीं, उसकी जो किरदार निगारी है। तो इसलिए कि वो अब 21वीं सदी का फिक्शन 21वीं सदी का ही होगा, और वो जाहिर है 21वीं सदी उसमें जो मेरी जरिए जिस 21वीं सदी को मैंने एक्सपीरियंस किया वो जाहिर होगी। आपका ऐसे मुख्तलिफ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक ही सदी के दो इंसान, क्योंकि हमने ये देखा है कि एक ही सदी में 5 इंसान रहने वाले होते हैं, कोई 21वीं सदी का होता है, कोई पिछला 18वीं सदी का होता है। मैं कुछ ऐसे अदीब हैं जो कहते हैं भाई हम तो 1857 के पहले के जमाने के हैं, वो ज़हनी तौर पर उन्हीं जमानों में रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने जमाने में रहते हैं, अपने जमाने का जो जहन्नम होता है वो उसमें जलते हैं, तो वो उसका इजहार करते हैं। अब उस पे असल तो बहस उस पे होनी चाहिए कि भाई आपने जो लिखा है ये मतलब इस फिक्शन में कोई ऐसी बात है जो पहले फिक्शन में नहीं थी, और जो कारी को कोई ऐसी नई चीज, यानी दो ही चीजें आप अदब से मुतालबा करते हैं ना, कि आपको वो हज़ और मसरत पहुंचाए और आपको एक इंसाइट दे। ये दो चीजें बुनियादी चीजें अदब से, तो क्या वो मिलती हैं या नहीं? बाकी ये कि ये कैसे हो सकता है कि आप अच्छा, दूसरा ये कहानी बयान करने का एक तरीका दुनिया में कभी नहीं रहा। अब कहानी की असनाफ को अगर आप देखें, आप देखें ना कहानी की कितनी असनाफ है। आप पैराबल, फेबल से लेकर एलिगोरी तक, और उसके बाद दास्तान, हिकायत, और उसके बाद हमारे यहाँ तमसील, और फिर उसका जिक्र मैं पहले भी कर गया। लेकिन उसके बाद नावल, फिर नावल में कितने तरीके बयान करने हैं। अब जो कुतुब हैदर ने नावल में तरीका इख्तियार किया था, क्या वो अब्दुल्ला हुसैन ने इस्तेमाल किया, अगरचे उस पर असरात का जिक्र किया जाता है? या मतलब एक 2,500 साल को आप 600 सफ़े में 101 चैप्टर में बयान करते हैं, और मुख्तलिफ किरदारों को जिंदा होने का बिल्कुल नया तजर्बा करते हैं। अच्छा। तो कहानी बयान करने का कभी भी एक तरीका नहीं रहा। कहानी बयान का अच्छा, अल्फ लैला में जिस तरह कहानियां बयान की जाती हैं, वो आप पंचतंत्र में बिल्कुल दूसरी तरह बयान की जाती हैं। मुख्तलिफ नावल निगार आज भी जो तमाम नावल निगार हैं वो एक ही तरह से कहानी बयान नहीं करते। बल्कि एक ही कहानी नावल में जो निगार टाइम का बल्कि एक ही नावल निगार हाँ जो है अपने मुख्तलिफ नावलों में बिल्कुल, मुख्तलिफ तरह से वो बयान करते हैं। नावल मुख्तलिफ, नरेटर के इतने तजर्बात होते हैं, यानी वो तजर्बे, नरेटर के तजर्बात, टेक्निक के तजर्बात, बयान के तजर्बात, सबसे ज्यादा टाइम के तजर्बात। जी। टाइम को बयान करना कोई आसान नहीं होता कहानी में, जी। तो वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह से बयान करते हैं। तो आपकी जो कहानियां हैं अब पता नहीं। उनमें भी कोई आई है वेरिएशन इस सिलसिले में? मतलब जो आप 5 किताबें माशाल्लाह आपकी हो गई, तो जाहिर है इसमें भी आप देखते हैं कि कोई वेरिएशन आई हो। देखिए मैंने तो, अगर मैं अपने कहानी में बात करना करके मुश्किल होता है, ये दूसरों का हक होता है। लेकिन उनमें अब पहली किताब है खाक की महक, वो बिल्कुल और तरह की कहानियां हैं। मैंने पहली दो किताबों में एक नया तजर्बा भी किया था जिसको हिकायात जदीद और माबाद जदीद, वो हिकायात को बिल्कुल नए अंदाज में लिखा था। और वो अजीबो गरीब, मतलब जैसे एक मैंने हिकायत लिखी, बिशन सिंह मरा नहीं था, कि टोबर टेक सिंह अफसाना जहां खत्म होता है, बिशन वाह। सिंह जिस टाइम पे गिरा पड़ा है, वो मैं कहता हूँ कि वो मरा नहीं था। वो बिशन सिंह को मैं जिंदा दिखाता हूँ, और उस जिंदा शख्स की उसके साथ एक दो लोगों का मुकालमा है कि बिशन सिंह मरा नहीं है। तो ये हिकायात किस तरह मैंने कई तजर्बात किए, पुरानी हिकायात को लिया, उनको नए जमाने के साथ हम आहंग करके एक नए जमाने की एक कहानियां लिखी। और इसी तरह जो बात की किताबें मेरी, जी कोई जी। किताबों में आप देखिएगा ना तो उसलूब को एक रिपीट किया गया है, और ना कहानी लिखने के तरीकों को किया गया है। और मौजूदा जो मिसाल के तौर पर इस किताब में मैंने कई अपने ख्वाब लिखे हैं, ख्वाबों को कहानी की शक्ल, बहुत थोड़ी एडिटिंग की है उसमें, ताकि वो उनका इबलाग हो सके। ख्वाब का इबलाग करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी पांचों किताबों में कहानी बयान करने के मुख्तलिफ असालीब और तरीके इख्तियार किए गए हैं। जुबान में भी बहुत ज़्यादा एक अलग अलग तरीका तरह से जुबान इस्तेमाल की गई है, करेक्टर अलग अलग तरह के इस्तेमाल किए गए हैं। हाँ, चंद चीज़ें कॉमन है, जैसे ह्यूमन सफरिंग्स है, वायलेंस है, और लोगों से आज़ादी छीन लेना है, और इंसानों को इंसानी माशरे को डिह्यूमनाइज करना है। देखिए, ये और तो इस कजिया है तरह ना, ये तो बुनियादी कजिए हैं जो हम आदमी के साथ हैं, और जाहिर है ये तो आपकी जो सोच की नहज है वो तो वही है ना, जाहिर है वो तो रहेगी जिस तरह से आप जिंदगी को देखते हैं। वो नुक्ता जी नजर जी तो आएगा, वो तो बुनियाद है समझने की। जी जी तो मैं जो आपकी बात से समझा हूँ सर, वो ये है कि जहाँ से हमने सवाल शुरू किया था वो वाला मामला नहीं है। और आपने बहुत ठीक उसकी वजाहत की कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही बात को बयान करने के लिए कभी तनकीद लिखते हैं और कभी अफसाना लिखते हैं।
बल्कि जिंदगी में बिल्कुल बहुत से मामलात आपके सामने हैं, और आप देखते हैं कि किस किस चीज को तनकीद में लिखा जा सकता है, और ऐसी बातें जो उस डिसिप्लिन में नहीं लिखी जा सकती, वो भी तो आपके पेश नजर हैं। तो उनको लिखने के लिए आप एक और पैराया या तखलीक का पैराया इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये कहना कि मैं फिर भी लेकिन कहूंगा कि तनकीद ने मेरे फिक्शन को मदद दी है, लेकिन वो मदद ये नहीं है कि मैं तनकीद के ख्यालात को अफसाने में बयान करता हूँ। मैंने पहले भी ये कहा कि ये तो एक हमाकत होगी, और मैं ये इतनी हमाकत मेरा ख्याल है नहीं कर सकता। हाँ, जाहिर कोई भी समझदार आदमी नहीं कर इसका सकता, जाहिर हाँ, है आप नहीं नहीं, जानने बिल्कुल वाला नहीं। आदमी। तो बहुत अफसाना शुक्रिया। बिल्कुल और है, वो फिक्शन है, फिक्शन की उस शेरियात में है। तनकीद है, वो तनकीद की शेरियात में है। जी सर। सर बहुत शुक्रिया। आपने बहुत वजाहत के साथ इस नुक्ते पर हमारी रहनुमाई की, और उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।